साथियों नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे ऐतिहासिक भारतीय योद्धा की है जिसने विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर को भी धूल चटा दी थी और भारत पर उसके आक्रमण को विफल कर दिया था। विशालकाय हाथी पर चलने वाला 7 फीट लंबा हुआ योद्धा 7 फुट लंबा ही भाला रखता था, जिसके एक ही वार में वो कई सैनिकों को एक साथ मार गिराता था और घुड़सवार सैनिक को तो घोड़े सहित ही धराशायी कर देता था, किंतु जमीन पर गिरे निहत्थे दुश्मन पर हाथ नहीं उठाता था। दुनिया उन्हें पुरुराज या महाराज पोरस के नाम से जानती है। आइए देखते हैं सिकंदर और पोरस के बीच हुए ऐतिहासिक संग्राम की महागाथा। यूनान के मैसिडोनिया राज्य का राजा सिकंदर, जिसने महज 32 साल की उम्र में ही यूरोप से लेकर एशिया तक अपना झंडा बुलंद कर दिया था, अब विश्व विजेता बनने का सपना लिए द्रुतगामी घोड़ों पर सवार तेज तर्रार तीरंदाजों की सेना के साथ आज के तुर्की, मिस्र, ईरान, इराक समेत अनेक देशों को, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य फारस का हिस्सा थे, को रौंदता हुआ भारत की ओर बढ़ चला। अब वो सबसे विशाल भारतीय साम्राज्य मगध को जीतना चाहता था, किंतु लगातार मिलती जीत के नशे में चूर सिकंदर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे मगध तो क्या, भारत के प्रवेश द्वार से ही उल्टे पांव लौटना पड़ेगा, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिमी प्रवेश द्वार यानी पंजाब में उसकी टक्कर होने वाली थी महापराक्रमी महाराज पुरुराज से। अफगानिस्तान को पार करते ही सिकंदर का सामना होता है भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों के राजाओं से, जिनमें से कुछ ने तो सिकंदर की शक्ति के सामने समर्पण कर दिया, किंतु कुछ ने उसका डटकर सामना किया। मत्स्यराज की तो महिलाएं भी सिकंदर का सामना करने के लिए मैदान में आ डटी, किंतु शातिर सिकंदर ने धूर्तता से काम लिया और दिन में संधि का नाटक करके रात में हमला कर दिया और पूरे राज परिवार को काट डाला। इसी प्रकार द्रवी संधि करके सिकंदर ने भारतीय सीमा पर बसे कई भोले भाले भारतीय राजाओं को अपने अधीन कर लिया और मगध की ओर बढ़ चला। अब उसका सामना होता है गांधार तक्षशिला के राजा आंभी से। राजा आंभी की महाराज पुरुराज से प्रतिद्वंदिता थी और वह उनके पराक्रम से डरता भी था। दूसरा, वह सिकंदर का मुकाबला भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने युद्ध के बजाय सिकंदर का भव्य स्वागत किया और सोने चांदी के अनेकों बहुमूल्य उपहारों के साथ करीब 5000 सैनिक और 65 हाथी भेंट कर दिए। राजा आंभी से हाथ मिलाने के बाद सिकंदर की ताकत में और भी इजाफा हो गया। अब उसको मुकाबला करना था महाराज पुरुराज से, जिनका राज्य था झेलम और चिनाब नदी के बीच का इलाका, जिसे हासिल करने के लिए झेलम नदी को पार करना जरूरी था। तो सिकंदर ने अपनी सेनाओं सहित झेलम नदी के तट पर डेरा डाल दिया और फिर अपनी पुरानी चाल चलते हुए महाराजा पुरुराज के पास संधि पत्र भेजा। उसे लगा कि पुरुराज भी आंभी की तरह आसानी से समर्पण कर देंगे, किंतु महाराज ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। इसी के साथ दोनों ओर युद्ध की तैयारियां होने लगी। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को झेलम का युद्ध अथवा बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कहते हैं। यह युद्ध आज से करीब 2300 वर्ष पहले मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। युद्ध का बिगुल बजते ही दोनों सेनाएं झेलम नदी के दोनों ओर आ डटी। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे, जबकि पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर की सेना की ताकत उसके तीव्रगामी घुड़सवार और फुर्तीले तीरंदाज थे। इसके अलावा प्रशिक्षित गुप्तचरों का दल भी उसकी ताकत में इजाफा करता था। इन सब के बूते सिकंदर और उसके सरदार अपनी विजय निश्चित मानकर चल रहे थे। पुरुराज की सेना की ताकत उनके विशालकाय हाथियों के दल के अलावा कुछ ऐसे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिसके एक ही वार में घोड़े सहित घुड़सवार को भी मारकर गिराया जा सकता था। अपने अदम्य साहस और प्राणों की आहुति दे देने वाले सैनिकों के बूते पुरुराज भी युद्ध में विजय के प्रति आश्वस्त थे। अब सिकंदर को झेलम नदी पार करनी थी, किंतु विशाल नदी को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, क्योंकि सामने ही पुरुराज की सेना खड़ी थी, जो सिकंदर के नदी पार करते ही उसके ऊपर टूट पड़ती। एक बार उसने ऐसा करने की कोशिश भी की, किंतु काफी नुकसान उठाना पड़ा। इतिहासकार कार्तियास लिखता है, सिकंदर झेलम के दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए था। सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी झेलम नदी के एक द्वीप पर पहुंच गई। पुरु के सैनिक भी तैरकर उस द्वीप पर पहुंच गए। उन्होंने यूनानी सैनिकों के दल पर हमला बोल दिया और अनेकों यूनानी सैनिकों को मार डाला।
बचे खुचे सैनिक नदी में कूद गए और उसी में डूब गए। सीधे नदी पार करने में असफल होने के बाद सिकंदर ने झेलम के ऊपर की तरफ जाकर नदी पार करके पोरस की सेना पर पीछे से हमला करने की योजना बनाई, किंतु पोरस की नजर सिकंदर की हर गतिविधि पर थी। फिर सिकंदर ने पोरस को भ्रमित करने की योजना बनाई और इसके तहत वह कभी नदी के ऊपर की तरफ जाकर डेरा डाल लेता तो कभी वापस नीचे आ जाता। उसके बार बार ऐसा करने से पुरुराज को लगा कि सिकंदर नदी पार नहीं कर पाएगा और वह आश्वस्त होकर वहीं उसका इंतजार करने लगे। इस तरह कई दिन गुजर गए और मानसून दस्तक देने लगा। आंधी तूफान की एक रात को सिकंदर ने अपनी योजना को अंजाम देने की ठानी और झेलम के 60 किलोमीटर ऊपर जाकर नदी को पार कर लिया। सिकंदर की इस चाल से पुरुराज हतप्रभ रह गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि सिकंदर नदी पार कर लेगा। खैर, अब पुरुराज ने भी युवराज अमर के नेतृत्व में अपनी सेना का रुख सिकंदर की तरफ कर दिया। युवराज अमर अपनी शक्तिशाली सेना के साथ यूनानियों पर टूट पड़े और भयंकर मारकाट शुरू हो गई। युवराज अमर अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए यूनानियों की सेना का संहार कर रहे थे। युवराज अमर के शौर्य के सामने सिकंदर की सेना के हौसले पस्त होने लगे थे कि तभी एक तीर अमर की गर्दन में आकर लगता है और युवराज अमर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। युवराज अमर के बाद भारतीय सेना महाराज पुरु के नेतृत्व में आगे बढ़ती है और भीमकाय हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से सुसज्जित सेनाओं की भीषण टक्कर होती है। देखते ही देखते पूरे रण क्षेत्र में भयानक मारकाट शुरू हो जाती है। भारतीय हाथी यूनानियों की सेना में विध्वंस मचाने लगे, किंतु यूनानी सैनिक हाथियों पर सवार भारतीय सैनिकों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इतिहासकार कार्तियास लिखता है, इन पशुओं ने घोर आतंक पैदा कर दिया था। उनकी भीषण चीत्कार से सिकंदर के घोड़े न केवल डर रहे थे बल्कि बिगड़कर भाग भी रहे थे। घोड़ों का सामना भी पहली बार किसी हाथी से हुआ था। विशालकाय हाथियों को देखकर वे उससे दूर भागने लगते। ये नज़ारा देखकर सिकंदर ने अपने तीरंदाजों को हाथियों से निपटने की आज्ञा दी। तीरों के आक्रमण से हाथी विचलित हो गए और सिकंदर की सेना को अपने पांवों से कुचलने लगे। कार्तियास आगे लिखता है, सर्वाधिक हृदय विदारक दृश्य ये था कि यह बड़े आकार वाला पशु यूनानी सैनिकों को अपनी सूंड से पकड़ लेता और अपने महावत को सौंप देता। फिर वह उसका सर धड़ से तुरंत अलग कर देता। इसी प्रकार सारा दिन समाप्त हो जाता और युद्ध चलता रहता। इतिहासकार प्लूटार्क लिखता है, इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे पर किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। इसी प्रकार इतिहासकार दियोदोरस लिखता है कि हाथियों में अपार बल था और वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। अपने पैरों तले उन्होंने बहुत से यूनानी सैनिकों को कुचल कर रख दिया। भारतीय हाथियों ने यूनानियों का जिस भयानक रूप से संहार किया था उससे सिकंदर और उसके सेनापति आतंकित हो उठे। महाराज पुरुराज के पराक्रम के सामने यूनानियों की सेना लड़खड़ाने लगी और पीछे हटने लगी। अपनी सेना को पीछे हटता देख सिकंदर अपने सबसे प्रिय और वफादार घोड़े बुकेफिलास पर सवार होकर अपने विशेष अंगरक्षक दल एवं अंतः प्रतिरक्षा टुकड़ी के साथ बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया और भयानक मारकाट करने लगा। सिकंदर को देख उसके सैनिक भी जोश से भर उठे। अब भारतीय और यूनानी सेनाओं के बीच युद्ध चरम पर पहुंच चला था। तभी पुरुराज की नजर सिकंदर पर पड़ती है। हाथी पर सवार पुरुराज घोड़े पर सवार सिकंदर के सुरक्षा घेरे में घुस जाते हैं और अपने भाले से सिकंदर पर प्रचंड प्रहार करते हैं, जिसके एक ही प्रहार से सिकंदर का घोड़ा बुकेफिलास धराशायी हो जाता है और घोड़े के साथ ही सिकंदर भी जमीन पर गिर जाता है। इतिहासकार एरियन लिखता है, भारतीय राजा ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया और उसके घोड़े बुकेफिलास को मार डाला। ऐसा दृश्य यूनानी सैनिकों ने अपने जीवन काल में पहली बार देखा था। पुरुराज दूसरा वार करने वाले थे कि जमीन पर गिरे निहत्थे शत्रु को देखकर ठिठक गए। चाहते तो पुरुराज एक ही वार में सिकंदर का सर धड़ से अलग कर सकते थे, किंतु निहत्थे पर वार करना उनकी मर्यादा के विपरीत था। असमंजस में पड़े पुरुराज को समझ पाते कि उससे पहले ही सिकंदर के अंगरक्षक तेजी से उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके हजारों सैनिक और सैकड़ों बेहतरीन घुड़सवार मारे जा चुके थे। विश्व विजेता और जुपिटर का बेटा कहलाने वाला सिकंदर भी मरते मरते बचा था। इस घटना ने सिकंदर की सेना में एक डर पैदा कर दिया। उधर मानसून भी शुरू हो चुका था और झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी। इससे सेना को पहुंचने वाली मदद
और रसद में भी कमी आने लगी। हजारों मील का सफर तय करके आई सिकंदर की सेना विपरीत परिस्थितियों में घिर चुकी थी और वह अब आगे युद्ध करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। सिकंदर के सेनापति समझ चुके थे कि अब अगर युद्ध और चला तो सारे यूनानी यहीं समाप्त हो जाएंगे। सिकंदर के काफी समझाने के बावजूद भी सेना ने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया और सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। हार कर सिकंदर ने भी महाराज पुरुराज के समक्ष आत्मसमर्पण करके वापस लौटने का फैसला कर लिया। इथोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाले E.A.W. बेज लिखते हैं, झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्व सेना का अधिकांश भाग मारा गया। सिकंदर ने अनुभव किया कि यदि मैं लड़ाई को आगे जारी रखूंगा पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा। अतः उसने युद्ध बंद करने की पुरु से प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरुराज ने शत्रु का वध नहीं किया। इसके पश्चात युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि के अनुसार सिकंदर को वापस लौटना था। प्रतिरोध से बचने के लिए उसने सेना को 2 हिस्से में बांट दिया। एक हिस्से के साथ वह खुद गया जबकि दूसरे हिस्से को समुद्र के रास्ते वापस भेजा गया। सिकंदर हार चुका था, इसीलिए वो वापस गया, वरना वो मगध तक अवश्य जाता। भीषण गर्मी और यूनानी सेना के थकने की बात भी समझ से परे है, क्योंकि जीतने के बाद तो सेना चाहे जितने महीने आराम कर सकती थी। सही बात तो ये है कि उस समय के सबसे ताकतवर यूनानी विश्व विजेता सिकंदर को हारा हुआ नहीं दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया और यूरोपियन प्रभाव में कुछ इतिहासकारों ने लिख दिया कि इस युद्ध में सिकंदर जीत गया। युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार कर लिया। जब उसने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो इसके जवाब में पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजा पोरस के इस जवाब ने सिकंदर को हैरान कर दिया। इसके बाद उसने पोरस को छोड़ दिया और उससे मित्रता कर ली। और यही बात भारतीय जनमानस को आज तक पढ़ाई जाती है और बताई जाती है, किंतु ये बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। ऊपर के इतिहासकारों के लिखे वक्तव्यों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे पहले की कहानी आप सिकंदर वर्सेस पोरस पार्ट 1 में देख चुके हैं। ऐसे ही भारतीय वीरों की सच्ची कहानी देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सत्य कथा 69। धन्यवाद। जय भारत।